So in today's class, we are going to start with the last seventh number की जो theory, that is theory of chemical evolution. We are going to start with Lamarckism. We have already completed theory of special creation. Just quick revision कि इस theory में क्या था. It is proposed by Habre and it is supported by Father Sorens. Theory stated that life was created by supernatural power. Accept नहीं हुआ. So next theory, that is theory of catastrophism, and it says that it states that there have been several creations of life by God. Not accepted. The last third theory comes, that is cosmosaic, or I can say theory of panspermia, that is proposed by Richter and supported by Arrhenius. The theory states that life has reached this earth from other bodies like मेटेरोइड्स कहीं और किसी और जगह से आए हैं अर्थ, ऐसा ये थियरी कॉस्मोसिक थियरी कह रही है. फोर्थ थियरी जो है, दैट इज थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, दैट इज द अबायोजेनेसिस थियरी. दिस थियरी स्टेट्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइजेस सडनली फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर्स, and this theory was given by Aristotle, which is not already accepted. So theory of biogenesis comes and it says that life comes only from the pre-existing life. That is the correct one. But the question is that ki how the first life come on the earth. So for that explanation, next theory that is given by A.I. Oparin and Haldane, that is the theory of chemical evolution. What it state that formation of complex organic compounds from single compound. It is saying that the organic compound जो होते हैं complex वाला, it is comes from the single organic compounds, and it is also written in the book, that is origin of life through physiochemical process. किस प्रोसेस से आ रहे? physiochemical process से. और जो फर्स्ट लाइफ आई थी, that will be the single cell in oceanic water. oceanic water में सबसे पहला सेल आया जो अलग अलग 3 फेज में लाइफ जनरेट हुई. फेज 1 जो था वो था एटॉमिक फेज, जिसके अंदर सिर्फ एटम्स प्रेजेंट थे. एग्जांपल में लिखा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन. सेकेंड फेज में लिखा मॉलिक्यूलर फेज, इन विच फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट मींस H2 and all. And the third phase, that will be the formation of the first simple organic compound, that is the CH4. इसको एक्सप्लेन किया था मिलर एंड यूरी ने अपने एक्सपेरिमेंट में. ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट. So apart from that, the next one, that is the most important theory, which is theories of organic evolution, and it is given by Lamarck. साइंटिस्ट का नाम क्या था? Lamarck. So this theory is also known as Lamarckism. That is the organic evolution is the formation of complex form of life. यहाँ आपको क्या देखना है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो हमारा लाइफ का है वो एक सिंपल फॉर्म में से आया है. अगर मैं इनके एग्जांपल दूं, सिंपल तो सिंपल का एग्जांपल है सिंगल सेल. आई कैन राइट सेल, राइट. तो सेल क्या हो गया? सिंपल एग्जांपल आ गया. और कॉम्प्लेक्स में बात करूं तो मैं यहाँ पर हमारा ही एग्जांपल लिख देता हूँ, ह्यूमंस. सो वी आर अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. ह्यूमन इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. अब लेमार्किज्म क्या था? दिस इज द फर्स्ट थियरी ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन की सबसे पहली थियरी है, एंड इट इज प्रपोज्ड बाय J.B. लेमार्क, यानी कि पूरा नाम है जीन बाप्टिस्टे डी लेमार्क, एंड द लाइफ स्पैन इज 1744 to 1829. क्लियर है? जीन बाप्टिस्टे डी लेमार्क, जनरली इसको लेमार्क कहते हैं साइंटिस्ट को. इट इज स्पेसिफिकली, अगर मैं इसके बारे में बात करें, हम इसके साइंटिस्ट के बारे में बहुत ही बढ़िया खोज की है उन्होंने, जो उन्होंने लेमार्किज्म दिया है. आपने काफ़ी ऐसी जगह पे वो जिराफ वाला एग्जांपल आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, भी यहाँ पर भी वो आएगा, इन्वॉल्व हम करेंगे. सो टर्म जो है हियर, इट इज द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रिवेरियस. दो साइंटिस्ट है, वन इज लेमार्क, सेकेंड विल बी द ट्रिवेरियस. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? इंटरनल वाइटल फोर्स, effect of environment, use and disuse of organ, inheritance of acquired characters. ये 4 ऐसे पॉइंट है बेसिक कॉन्सेप्ट कि जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन पे आ जाता है, इवोल्यूशन करता है, राइट. पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इंटरनल वाइटल फोर्स, यानी कि इंटरनल फोर्स इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गन. बॉडी के अंदर अगर कोई एक ऑर्गन प्रेजेंट है और उसकी साइज की इंक्रीजमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो जो इंटरनल फोर्स लगता है बॉडी के अंदर, उस फोर्स की वजह से उस XYZ ऑर्गन की साइज जो है वो बढ़ जाती है. तो ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की इफेक्ट की वजह से, जैसे टेम्परेचर आज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको टेम्परेचर का एग्जांपल दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल कोई टेम्परेचर है, हम इसका एग्जांपल लेते हैं 38 डिग्री.
5 ईयर्स के बाद ये 38 डिग्री टेम्परेचर 40 डिग्री बन जाता है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी 2 डिग्री बढ़ा, कल को ये 45 हो गया तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो फॉर देयर बेस्ट सर्वाइवल एडेप्टेशन होता है। क्या होता है, एडेप्टेशन की प्रोसेस होती है जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को धीरे धीरे उस कंडीशन में डेवलप कर लेता है। और ये क्यों ऐसा हुआ, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड इज वेरी सिंपल, दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। किसी ऑर्गन का आप यूज कर रहे हो, आपकी बॉडी ऑर्गेनिज्म की डिसयूज कर रही है, उसके बेसिस पे भी इवोल्यूशन होता है, जैसे ग्रोथ एंड वेल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में ह्यूमंस जो है एपाइसिस यानी कि मंकीज में से इवोल्व होके आए हैं। अब आप सबको पता है कि मंकीज जो है, राइट, मंकीज जो है उनको टेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो हमारी बॉडी जो, सॉरी, मंकीज को टेल की रिक्वायरमेंट थी, हमें टेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारे पास टेल तो है नहीं, हमारे पास क्या नहीं है, टेल नहीं है। मतलब हमने उस ऑर्गन का फंक्शन जो है वो यूज ही नहीं किया, तो धीरे 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 वो ऑर्गन चला गया, राइट। अगर आप कोई ऑर्गन को यूज ही नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में ऑर्गन अपने आप धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगा। अगर कोई ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है तो अकॉर्डिंग टू डेट अगर आपकी बॉडी फंक्शन करती है तो इट माइट बी पॉसिबल कि जब हम इवोल्यूशन आएगा, इवोल्व हो जाएगा वो ऑर्गेनिज्म, उसमें वो स्पेसिफिक फंक्शन वाला ऑर्गन प्रेजेंट होगा। फोर्थ क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अक्वायर्ड कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, ऐसे कैरेक्टर्स जो उन्होंने क्या किया है, अक्वायर्ड किया, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन नहीं हुआ है, इसी जनरेशन में फॉर एग्जांपल आया है, जैसे रिक्वायर्ड ऑर्गन्स पार्ट्स डेवलप्ड एंड इनहेरिटेड। जैसे कि स्किन का कलर ब्लैक हो गया ड्यू टू एनवायरमेंट, और ये फ्यूचर में यही एनवायरमेंट रहेगा तो ब्लैक कलर आगे जाके पास हो जाएगा। तो ये चार है, इंटरनल वाइटल फोर्स, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एंड फोर्थ इज इनहेरिटेंस ऑफ acquired characters. These four characters are responsible for the evolution. ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, लॉन्ग नेक एंड लार्ज फोर लिम्स ऑफ जिराफ। लॉन्ग नेक कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट थी, पर वो धीरे धीरे फूड ढूंढते ढूंढते उसकी जो नेक है वो एज वेल एज जो उसके फोर लिम्स है वो लॉन्ग होते गए, लार्ज होते गए। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, एक्वाटिक बर्ड्स स्ट्रेच देयर टोज एंड डेवलप अ वेब लाइक स्ट्रक्चर। बतख वगैरह होते हैं कैसे तैरते हैं, वो सब का स्ट्रक्चर बन गया। एंड थर्ड इज स्नेक्स दैट हैव लॉस्ट देयर लेग्स। ऐसे सांप जो उन्होंने अपना क्या लॉस्ट कर दिया है, लेग्स, क्योंकि उसको लेग की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये क्या है, लेमार्किज्म, लेमार्क नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। समझ में आया, क्लियर है। देखो ये यहाँ पर एग्जांपल दिया है लेमार्क जिराफ का। देखिए पहले जिराफ जो है उसकी गर्दन की साइज देखिए, नेक की साइज, राइट। ये ओरिजिनल शॉर्ट नेक एंसेस्टर है। अब धीरे धीरे क्या होता गया, ये फूड जो है उसकी हाइट बढ़ती गई, फूड की हाइट बढ़ती गई, तो अकॉर्डिंग टू डेट ये जो नेक है उसकी लेंथ भी बढ़ती गई, और ये धीरे धीरे आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो उसकी नेक स्ट्रेच होकर एकदम लंबी हो गई, यानी कि स्ट्रेचिंग हो गई। सो इट्स ड्रिवन बाय इनर नीड्स, ज़रूरत है भाई खाने की, और वो ऊपर से ही पत्तियाँ तोड़ तोड़ के खाता है, और ये पत्तियाँ धीरे 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 ऊपर होती गई है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इसकी गर्दन भी स्ट्रेच होते होते आगे बढ़ती है। ये एक लेमार्क का एग्जांपल है, क्लियर हो गया, ये हो गया लेमार्किज्म। अब बात करेंगे डार्विनिज्म यानी कि थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में सबसे पहले तो वर्ड को समझेंगे, नेचुरल सिलेक्शन। ये थियरी क्या कह रही है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट थियरी है। ऐसा थियरी कह रही है पहली बार की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब ऐसे ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे जो फिट है अपने आप। जैसे कि आप एक शेर ले लो और उसके सामने हिरन ले लो, शेर और हिरन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, मारा मारी हो जाए, किसी एक को मरना फिक्स है, कोई एक तो मरेगा ही मरेगा। कौन मरेगा भाई, क्वेश्चन, कौन मरेगा? ऑब्वियसली जो फिट है वो तो नहीं मरेगा, यानी यहाँ पर लायन नहीं मरेगा, समझ में? तो ये किसने डिसाइड किया? नेचर ने डिसाइड किया उन दोनों की लड़ाई के बीच में। सो डार्विनिज्म की बात करते हैं, इट इज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड वेलेस, दोनों ने साथ मिलकर काम किया था 1859 में। डार्विन का जो कार्यकाल है, लाइफ स्पैन है, वो है 1809 टू 1892। So it is proposed by jointly by Charles Darwin and Alfred Wallace in 1859. Now later it is explained by Darwin in his book
डार्विन ने अपनी बुक में इसको एक्सप्लेन किया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बुक का नाम आपको नोट कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस नाम से उसकी बुक है। उसने उस बुक में इस चीज को मेंशन किया था डार्विन ने, ठीक है। टाइटल था नेचुरल सिलेक्शन, टाइटल रखा नेचुरल सिलेक्शन। कब उसने ये लिखा? व्हेन ही वेंट ऑन अ वोयाज, ही वेंट ऑन अ वोयाज ऑन द फेमस शिप दैट इज HMS बीगल। अब देखो यहाँ पर दो चीज है, मतलब दोनों का समझा देता हूँ। इतना समझिए पहले तो, डार्विन और अल्फ्रेड वेलेस ने 1859 में साथ में मिलकर नेचुरल सिलेक्शन की थियरी दी थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जब ये थियरी दी, फ्यूचर में डार्विन ने अपनी बुक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में नेचुरल सिलेक्शन टाइटल करके इसको लिखा, ठीक है। लेकिन कब लिखा? जब वो बड़े से वोयाज में गया था। शिप का नाम है HMS बीगल। अब वोयाज का मतलब क्या होता है? लॉन्ग जर्नी। यहाँ जो वोयाज वर्ड है, इट मीन्स व्हाट? लॉन्ग जर्नी, समझ में? अब यहाँ कब, मतलब शिप के थ्रू जब की जाती है ना लॉन्ग जर्नी, तो उसको क्या कहते हैं? वोयाज। कब गया? 1831 टू 36, कितने 5 इयर्स का है, राइट? कितने हैं? 5 इयर्स का है। HMS बीगल नाम की शिप के ऊपर वो गया था। रॉबर्ट फिट्जरोय जो है इसका नेवल ऑफिसर था, इसका जो बोट है उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। पोस्टुलेट्स, संभावनाएं बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इन अ जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन, उसने प्रपोज क्या किया? पोस्टुलेट, संभावनाएं व्यक्त की। पोस्टुलेट का मतलब क्या है? यहां पर पोस्टुलेट का यहां पर मतलब क्या है? सजेशन देना, यानी कि डार्विन की जो थियरी है, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनिज्म, ये यहां पर क्या सजेस्ट कर रही है? नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इन अ जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। एक जियोग्राफिक एरिया में XYZ एरिया फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये जामनगर है, पूरा जामनगर डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा का पूरा जामनगर डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ इंडिविजुअल स्पीसीज की मल्टीप्लिकेशन का पूरा डेटा बता, ठीक है। सेकंड, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बाय स्पीसीज ड्यू टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन। भाई यहाँ जामनगर में फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा डियर है, हिरन रह रहे हैं, और अचानक आप कहीं और से लेके आ जाओ शेर, तो उनके बीच में सर्वाइवल के लिए झगड़ा होगा, राइट? अब वो ऑर्गेनिज्म अपने आप में वेरिएशन लाएगा, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, कुछ चेंजेस लाएगा, और एंड में रिजल्ट में क्या आएगा भाई? नेचुरल सिलेक्शन आएगा। मतलब नेचर जिसको सिलेक्ट करेगा वही यहाँ आके सर्वाइव करेगा, राइट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल, स्ट्रगल, स्पेसिफिकली स्ट्रगल, जब दो अलग अलग स्पीसीज एक स्पेसिफिक एरिया पे आ जाती है, या फिर सेम एक ही स्पीसीज, दो अलग अलग लायन एक ही जगह पे आ जाते हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा? लड़ाई होगी। कौन जीतेगा? जो जीतेगा वही सर्वाइव करेगा। तो सर्वाइवल के लिए, अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म जब लड़ाई करते हैं तो वेरिएशन भी आता है उसमें, और फाइनली तो नेचुरली सिलेक्ट करता है। डियर और लायन के बीच में अगर लड़ाई हो तो जीतेगा कौन? लायन। दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन। ये उसका पोस्टुलेट था। अब अगर मैं मेरिट्स की बात करूं, तो मेरिट से इसका नेचुरल सिलेक्शन, दैट मीन्स एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन क्या था? एडेप्टेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में कुछ इस तरीके से चेंजेस करे कि वो XYZ एनवायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सके, तो वो उस एडेप्टेशन हो जाएगा वहां पर, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ से हिमालय पर भेज दिया जाए, उस ठंड जो है, उस ठंड में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए आप कंबल ये वगैरह सब लेके जाओ और अपने आप को वहां पर जिंदा रखो, मतलब आप वहां एडेप्ट हो चुके हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया डार्विन के मेरिट्स। अब बात करते हैं उसके डीमेरिट्स के बारे में। अगर किसी भी चीज का कोई बेनिफिट है तो इतना समझ लीजिए उसका डीमेरिट, यानी कि नुकसान भी होता है। यार डीमेरिट क्या है? नॉट डिस्टिंग्विशेबल बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल वेरिएशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में कोई चेंज लाता है तो हम ये नहीं कह सकते, ये बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो जो चेंज लाया है वो हेरिडिटरी चेंज है कि एनवायरमेंट की वजह से उसमें चेंज आया है।
कोई ऑर्गेनिज्म किसी रीजन से, जैसे कि प्लांट की अगर हम बात करें, उसके लीफ का कलर ग्रीन है, 100 सालों के बाद लीफ का कलर येलो ही रहे, येलो हो जाए, तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो येलो कलर हेरिडिटी की वजह से आया, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हुआ इसलिए हुआ, या एनवायरमेंटल चेंज की वजह से हुआ, ये हम डिफरेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिमेरिट क्या कह रहा है? द डेथ ऑफ द यूनिट, द डेथ ऑफ द यूनिट एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दैट इज कंसीव्ड, फिक्स्ड है। यानी कि अगर मैं लायन ले लूं और दूसरा क्या लेना है हमें, डियर, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो तो फिक्स है, डियर ही मरेगा, राइट। ये चांसेस कितने होते हैं? दैट इज 99.99%। क्या? लायन किसको खा जाएगा? डियर को। इट्स कंसीव्ड, फिक्स्ड है, क्लियर है। ये हो गया डार्विन थियरी। अब डार्विन की थियरी को आगे बढ़ाते हुए कुछ उसमें चेंजेस लाया गया, चेंजेस लाने के बाद उसको वापस रीयूज की गई, यानी री रिलीज की गई, तो इट इज नेम्ड एज नियो डार्विनिज्म। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डार्विन along with the recent researches of different scientists that includes Weizmann, Mendel, Huxley, Gates and De Vries। ये सारे बच्चों साइंटिस्ट के नाम हैं। उन्होंने जो डार्विन है उसके वर्क को ध्यान में रखते हुए काफी सारे चेंजेस करके डार्विनिज्म में ऐड किए। सो नया फॉर्म हुआ डार्विन थियोरी का, एंड दैट इज नोन एज नियो डार्विनिज्म, स्पेसिफिकली टू रिमूव द ऑब्जेक्शन ऑफ डार्विन्स थियोरी। तो यहां पर स्पेसिफिकली 3 इंपोर्टेंट पोस्टुलेट्स है। इंपोर्टेंट पोस्टुलेट कितने? टोटल 3 है। 3 इंपोर्टेंट पोस्टुलेट में आएगा। फर्स्ट, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म का जीन है, राइट, डीएनए की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो जीन है, डीएनए है, उसके अंदर क्या आ जाना? चेंज आ जाना। डीएनए किससे बना होता है? जीन से, राइट। और इस जीन की हम बात करें तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अलील। कंप्लीटली अगर हम बात करें तो ये जो डीएनए है वो किससे बनता है? ए टी जी सी, 4 मॉलिक्यूल, और ए टी जी सी क्या है? दिस 4 आर न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें अगर जेनेटिक वेरिएशन हो, यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ए टी जी सी, एडेनिन, थाइमिन, गुआनाइन एंड साइटोसिन, अगर किसी रीजन से इसमें कोई चेंज आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, ये है पूरा एक डीएनए, एक डीएनए की स्ट्रैंड है और उसमें है ए टी जी सी सी ए टी, उस तरीके से डीएनए, ठीक है। अब यहाँ मान के चलते कि टी जी सी, ये 3 कोडोन रिस्पॉन्सिबल है ए नाम के अमाइनो एसिड के लिए। कौन सा अमाइनो एसिड बना रहा है यहाँ पर? ए, ठीक है, टी जी सी। और दूसरा एक और कोडोन है, दैट इज टी ए सी, और ये जो टी ए सी है वो रिस्पॉन्सिबल है बी अमाइनो एसिड, ठीक है। अब किसी भी रीजन से यहाँ पर ये जो जी आप देख रहे हो वो रिप्लेस हो जाता है टी के साथ। किसके साथ? टी के साथ। तो नई जो पेयर बनेगी दैट विल बी टी ए सी, सॉरी ये ए है, तो किससे रिप्लेस हो गई? टी ए सी। तो टी ए सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाइनो एसिड बी से। तो यहाँ अमाइनो एसिड ए नहीं बनेगा बल्कि बी बनेगा, एंड द बी इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या हो गया? जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इसमें किस अलग अलग तरीके से चेंजेस आते हैं, कोई बेनिफिशियल चेंज होता है, कोई अनबेनिफिशियल चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन, जो मैं कब से आपको बता रहा हूँ, राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। थर्ड इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, थर्ड इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो इसमें क्या होगा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्टिवली हम अलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जामनगर में रह जाएंगे, कुछ को हम छोड़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल राजकोट में छोड़ाएंगे। अब उसकी लोकेशन हम चेंज करते हैं तो उसका रिप्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगा, एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव मैटर में यहाँ पर, राइट। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, ये मेजर चीजें हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये क्या था? नियो डार्विनिज्म। 3 है इसके इंपोर्टेंट पोस्टुलेट, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, स्पीसिएशन, हेडिंग लगाइए, स्पीसिएशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। डेफिनेशन क्या कह रही है?
A species is a population of organism. Species is a population of organism consisting of similar individuals which can breed together and produce the fertile offspring. ऐसे ऑर्गेनिज्म का पॉपुलर है जो सिमिलर है, पॉपुलेशन है, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो एक दूसरे के साथ सिमिलर है, राइट, और इंडिविजुअली एक साथ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं रिप्रोडक्शन की हेल्प लेके. सो दिस प्रोसेस बाय विच अ न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज नोन एज स्पेसिएशन. हमारे पास ऑलरेडी एक स्पीसीज है, उस एक स्पीसीज में से अगर दूसरी स्पीसीज बनती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पेसिएशन. Important factors which could lead to formation of a new species. ऐसे क्या फैक्टर है जिसकी वजह से हमें एक न्यू स्पीसीज मिलती है? नंबर 1 ग्रेजुअल स्पेसिएशन एंड नंबर 2 इंस्टेंट स्पेसिएशन. ग्रेजुअल की बात करते हैं. नंबर 1 इज द ग्रेजुअल स्पेसिएशन. इसमें 4 अलग अलग टाइप है. नंबर 1 दैट इज द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. ए क्या है? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. जियोग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. क्या है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन दैट विल लीड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जामनगर में है, हम उसको उठा के राजकोट भेज देते हैं तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता क्योंकि वो सेपरेट स्पीसीज होगी वहां पर. ये आइसोलेशन हो गया रिप्रोडक्टिव, राइट. बी क्या लिखा है? सिम्पैट्रिक. सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन यानी कि न्यू स्पीसीज इवोल्व फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज. नई स्पीसीज कहां से आएगी? एक कॉमन एंसेस्ट्रल से. उसके जो एंसेस्ट्रल है वो कॉमन रहेगी और उसमें से बहुत सारी स्पीसीज बनेगी, राइट. थर्ड इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है चेंज इन जीन्स. डीएनए सीक्वेंस में जो जीन है, जो अभी मैंने आपको बात की ना, उस जीन सीक्वेंस में अगर चेंज हो जाता है तो ये उसकी बात है. क्या कहते हैं उसको? जेनेटिक ड्रिफ्ट. फोर्थ इज नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी हम बात करते आ रहे थे. तो ये हो गया ग्रेजुअल स्पेसिएशन, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन. ये 4 पॉइंट इसमें कवर हो गए. नंबर 2 इंस्टेंटियस यानी कि इंस्टेंट स्पेसिएशन. दैट इज द सडन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्पीसीज. अचानक से एक नई स्पीसीज बन गई जिसमें एक आता है म्यूटेशन और दूसरा आता है हाइब्रिडाइजेशन. म्यूटेशन आप सबको पता है. म्यूटेशन आप सबको पता है. क्या है म्यूटेशन? सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज नोन एज म्यूटेशन. जैसे अभी हमने एग्जांपल प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर देखा कि भाई जी जो है वो ए से रिप्लेस हो गया और नई पेयर बन गई TAC और ये रिप्रेजेंट कर रही है बी अमाइनो एसिड. तो ये क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया. हाइब्रिडाइजेशन की बात करें अगर हम, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? दैट इज स्पेसिफिकली 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में कॉम्बिनेशन करना और एक नई स्पीसीज बनना. हाइब्रिडाइजेशन. जैसे कि मेरे पास है प्लांट ए, प्लांट बी. ए प्लांट जो है उसका स्टेम स्ट्रॉन्ग है, बी का वीक है. ए कम इल्ड देता है, बी ज़्यादा इल्ड देता है. अब मैं एक नया स्पीसीज बनाऊंगा, स्पीसीज सी, जिसमें मैं स्टेम की जो स्ट्रेंथ जो है उसको हाई रखूंगा, जो ए से लूंगा जीन, राइट, और बी से लूंगा हाई इल्ड का. तो मुझे जो सी स्पीसीज मिलेगी उसमें मुझे स्ट्रॉन्ग स्टेम और हाई इल्ड मिलेगी. तो मैंने क्या किया? ए और बी को मिक्स कर दिया तो मुझे सी मिला. ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया. क्लियर है? कॉमन मैं अगर आपको बताऊं तो आपके पास 2 अलग अलग कलर है. जैसे कि एक हो गया आपके पास येलो कलर. येलो कलर को अगर आप ब्लू कलर के साथ मिक्स करोगे तो आपको कोई तीसरा कलर मिलेगा. तो ये जो तीसरा कलर है वो किस प्रोसेस से आया? हाइब्रिडाइजेशन. द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. स्पेसिफिकली प्लांट में होता है. क्लियर हो गया? चलिए